फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है AHPI की तरफ से जो कुछ इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है 1 सितंबर से, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि लाइव हम कुछ रिकॉर्डिंग करके उसके बेसिस के ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एक वेबसाइट है lawchakra.in, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। वहां पे जाइए और आपको ये टोटल टॉपिक पता लगेगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। हुआ क्या है कि AHPI करके जो एक एसोसिएशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ दिन पहले बोला कि भी 1 सितंबर से हम लोग बजाज एलियांस जन इंश्योरेंस के लिए कैशलेस फैसिलिटी को बंद कर रहे हैं। नाउ दिस इज 20,000 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया, राइट। अभी तक बजाज है या बाकी कंपनीज हैं, उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। सिमिलरली इन्होंने एक नोटिस दिया था केयर कंपनी को। केयर को इन्होंने बोला कि 31 अगस्त तक आप बताइए। तो अब अगर ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है तो सभी ये कंपनीज हैं जो बजाज और केयर, इनकी तरफ से इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जेब से बेयर करने पड़ेंगे और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये दोनों जो पार्टीज हैं इनका हम थोड़ा सा रुख जानने की कोशिश करते हैं। अब AHPI के जो सज्जन है ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि भी ये मेडिकल इन्फ्लेशन है 7 to 8% हर एक साल बढ़ रही है। उसकी रीजन क्या है? राइजिंग स्टाफ कॉस्ट, मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, यूटिलिटीज एंड ओवरहेड्स। अब हॉस्पिटल है उसके लिए मतलब ये अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल की तरफ से आउटडेटेड रिम्बर्समेंट रेट्स हैं वो काफी कम है, इसलिए हम जो आगे इस फैसिलिटी को नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भी पिछले 2 साल के अंदर बजाज एलियांस ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, राइट। ये इन्होंने मेंबर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ये कंसर्न को रेज किया। अब इसके जवाब में जो बजाज की टीम क्या बोल रही है? वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ वर्किंग amicably with AHPI and member hospital to solve this issue। चलो बोल दिया। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वहां पे 615 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर हैं, 511 हॉस्पिटल पंजाब में है, 242 हॉस्पिटल उत्तराखंड में और 1220 हॉस्पिटल यूपी में है। तो अब इनके अंदर नेगोशिएशन इनकी इस वीक में होगी। केयर कंपनी क्या बोल रही है कि भाई हमने तो इन हॉस्पिटल से बात की है, उन्होंने तो हमें कोई जवाब दिया नहीं है। दूसरा, केयर वाले बोल रहे हैं कि 22 अगस्त को हमें एक जेनरिक मेल आई थी जिसके अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं लिखी कि डिस्प्यूट क्या है, डिडक्शंस किस चीज के ले रहे हैं या कौन से हॉस्पिटल के पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर तकलीफ हो रही है, राइट। अब लीगल जो एंगल है, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी इस बिजनेस के अंदर जो रेगुलेटर है वो है IRDAI। IRDAI के पास ये पावर है कि वो एडिक्वेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क मेंटेन करे और जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे वो रेगुलेटरी एक्शन ले सकती है। अब ये उनकी जिम्मेवारी तो है, क्या इनके हाथ में कितनी पावर है भगवान जाने। अब जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? वो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ जाते हैं कि भी अगर मुझे कैशलेस नहीं दिया तो ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। लेकिन वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? हर एक इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट होके हॉस्पिटल वालों से लड़ेगा, IRDAI से लड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से लड़ेगा, वो इलाज कराएगा कि उसको ये काम करना पड़ेगा? तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पे सरकार की चाहिए कि भाई जो आप ये काम कर रहे हो इस चीज के अंदर मिल बैठ के पहले तो जो कस्टमर है वो जो हॉस्पिटल में एडमिट है उस तक कोई दुख तकलीफ ना हो। ये एक नजरिया होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही है। हॉस्पिटल क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि भी हमारे यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है इंश्योरेंस कंपनी की वजह से कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। अब जो कंज्यूमर कोर्ट है या कोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी लिटिगेशंस आई हुई हैं जिसके अंदर पास्ट में बहुत सारे उन्होंने मतलब कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट का काम ये थोड़ी है, वो तो डिस्प्यूट को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भी तीनों पार्टीज हैं यानी पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर यानी हॉस्पिटल, इनका आपस में कोई ना कोई बैलेंस बनाना चाहिए कि भाई तुम लोग बैठ के इसको काम कर लो। अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो लॉ है, लॉ के हिसाब से हमारे पास 5-6 अलग अलग एक्ट आते हैं जिसने 1938 जो इंश्योरेंस एक्ट है, देखो कितना पुराना है, उसके अंदर
आईआईडी की पावर बताई गई है। नेटवर्क प्रोवाइडर यानी हॉस्पिटल नेटवर्क को इंश्योर करना, वो भी आईआईडी की रेगुलेशन है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बोल रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस पे हम लोग अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। कंज्यूमर एक्ट क्या बोल रहा है कि भी कल को तुम्हारी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट है, रिड्रेसल है, उसके लिए आप हमारे पास आओ, हम इसका इलाज करेंगे, यानी पॉलिसी होल्डर का कोई एक्ट है। अब इतना पुराना है, एक सेक्शन 73 है जो 1872 का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, भगवान ही बचाए। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हॉस्पिटल प्रूव कर देता है कि भी जो सर्विसेज वो डिले है तो उसके लिए वो क्लेम डैमेज कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, आई एम सॉरी। लेकिन कौन करेगा, कहाँ जाके करेगा? ये इतने बड़े बड़े लॉज बने तो हैं। कंपटीशन एक्ट है जहां पर कि भी आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को उसको अब्यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर इंश्योरेंस के ऊपर पता लगता है कि भी इंश्योरेंस कुछ गलत प्रैक्टिस कर रही है तो एएचपीआई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन केस कर सकती है। तो इस केस के अंदर एएचपीआई को जाके कंपटीशन एक्ट को फॉलो करके वहां पे करो ना, आप कंज्यूमर जो को क्यों मार रहे हो भाई? उनसे बात करो, अगर वो बात नहीं करे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना कि भी कंपटीशन एक्ट है, इसके अंदर केस करो हॉस्पिटल्स के अपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अब हमारा भारत का महान कॉन्स्टिट्यूशन वो तो बोल देता है कि भाई हमारी राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स की जो ऑब्लिगेशंस है, नॉर्मली हॉस्पिटल्स क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, चार्जेस हैं, इसको फॉलो करना है। देखो अब अगर हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजों को ध्यान से डिस्कस करने की कोशिश करें, हो क्या रहा है पिछले 5 साल के अंदर? किसी भी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम नियरली अपने डबल 80-90% तो बढ़ाई दी है, ऑलमोस्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उसका पैसा कौन दे रहा है? पॉलिसी होल्डर दे रहा है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आईआईडी के अंदर काम करी है, उनका डेली लिंक है हॉस्पिटल के साथ क्लेम के लिए। तो तुम्हारा आपस में एक बिजनेस डीलिंग है। तो एक हॉस्पिटल के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है, यानी जो बिल बन रहा है, वो तो कंपनी के जो डॉक्टर बैठे हैं, जो उनके फाइनेंस वेंडर मैनेजमेंट टीम्स हैं, उनको मालूम है कि भाई किस चीज का कितना खर्चा आता होगा। अब एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो है मेडिकल इन्फ्लेशन और करप्शन। मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होती है कि भी चीजें महंगी होगी, बट सिंपल सी बात है, आज इंडिया में पिछले 20 साल के अंदर लोगों की बीमारियां बढ़ी हैं। जो पहले किसी टाइम के ऊपर सपोज कर लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 500 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है मेडिसिन के ऊपर, आज वहां पे 5000 करोड़ का हो रहा है। तो जो पहले किसी हॉस्पिटल के अंदर सपोज कर लो महीने के अंदर 10,000 सिरिंज लगती थी, आज सपोज कर लो 1 लाख लग रही है। भाई 10,000 सिरिंज के बजाय जब आप 1 लाख सिरिंज खरीदोगे, वो जो फैक्ट्री में जो बन रही है, चाहे वो सिरिंज बन रही है, चाहे दवाई बन रही है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। यहाँ पे आप मेडिकल इन्फ्लेशन का नाम मत दो। आई एम एन इंजीनियर, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ तो मेरे को समझ आती है इस चीज के अंदर। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसे चाइना के एग्जांपल ले लो, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो उन चीजों की लागत है जो वो सस्ती होती है, मटेरियल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती। ये तो बिजनेस के अंदर एक सेंस होती है ना कि भी जब कोई चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए की होती है तो उसकी एमआरपी 100 के आसपास रखी जाती है। बाकी लोग उसका जो एडवर्टीजमेंट है, कमीशन है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो सारी चेन उसको पैसा कमाते हैं बेसिकली उसके अंदर। लेकिन उसकी जो लागत होती है वो तो 10 रुपए ही होती है ना। तो अगर आज एक हॉस्पिटल है, आईआईडी चाहती है कि भी हमने इस बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना है, अगर उनकी नीयत है करने की, तो आप आराम से एक हॉस्पिटल के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड कर लो कि एक्चुअल में क्या उसको ऑडिट करते हो। जब एक बिल बनता है 4 लाख रुपए का, आप हिसाब लगाते हो। जितनी भी लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप उनको देखो, उनका करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है। कहां से मुनाफा हो रहा है भाई? हॉस्पिटल में जो इंसान जाता है, वो जो बिल वहां पे जनरेट कर रहा है, उसी से मुनाफा हो रहा है ना। कैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के अंदर है। नए नए हॉस्पिटल की उनकी चेन बन रही है, नए नए हॉस्पिटल खरीद रहे हैं, कैश फ्लो उनके पास, डेट ही नहीं है, मतलब इतनी जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। तो जब वो एक हॉस्पिटल इतना प्रॉफिट के अंदर बैठा है, तो क्या एक भारत सरकार के किसी नुमाइंदे को या आईआईडी के किसी बंदे को या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बंदे को थोड़ा सा इसके ऊपर टाइट नहीं करना चाहिए कि भैया कमा लो, लेकिन इतना भी ना कमाओ ना कि भी आप उस चीज के अंदर आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कई गुना और आप मेडिकल इन्फ्लेशन का भी नाम बना रहे हो। तो हो क्या रहा है, जो हॉस्पिटल्स हमारे कर क्या रहे हैं, वो प्रॉफिट तो अपना बढ़ाते जा रहे हैं,
वो प्रॉफिट के अंदर उनकी एक्सपेंशन भी हो रही है। लेकिन जब भी उनको नेगोशिएट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ से, टैरिफ का नाम लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट आते हैं, क्या एक्चुअल में ग्राउंड लेवल के ऊपर है इतना? भाई इंडिया के अंदर पिछले 25 साल के अंदर जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो बड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ हॉस्पिटल भी तो बड़े हैं भैया, जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं वो भी तो बढ़ रही हैं। मैं अगर आज किसी कंपनी के अंदर एक प्लास्टिक का पार्ट बना के देता हूं, अगर मैं उनको 1 लाख पीस महीने के देता हूं, फिर कल को वो बोलते हैं मैं जैसे 10 लाख हम आपको सुनो जी ऑर्डर देंगे, आप अपनी फैक्ट्री से 10 लाख पीस बना के देखो। भाई साहब 200% चांसेस हैं कि अगर मैं उनको पीस 25 पैसे का दे रहा हूं, अब मेरे को 15 पैसे का देना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है किसी भी चीज की तो उसकी जो रेट है वो कम होते हैं। कौन सा ऐसे आपने मेडिकल इन्फ्लेशन वर्ड बना दिया है? आप मेरे को प्रूव करके बताओ किस तरीके से, क्या ये भारत सरकार की ड्यूटी नहीं बनती? ऐसी हल्ला मचाया हुआ है। अरे भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, फैक्ट्री रन करता हूं, हम 50 चीजें के साथ दुनिया के साथ डील करते हैं। कौन सी मेडिकल इन्फ्लेशन है? अगर आपने बोला कि अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह आप 5-10% बढ़ाते हो, तो अगर आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, भाई उसके अंदर जो कॉस्ट होती है एम्प्लॉइज की वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। तो 10 करोड़ के ऊपर आपने 10% इन्फ्लेशन लगाई है, लेकिन आप वो एम्प्लॉइज की कॉस्ट जो बढ़ानी है उसके चक्कर के अंदर आप यहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर 10% लेके अपना मुनाफा करते हो। तो 10 करोड़ का जो आपका 10% बनना चाहिए वो 1 करोड़ बनना चाहिए। आप 100 करोड़ के ऊपर 10% लगा के 9 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो। दूसरी चीज, जो वो आपने अगले साल जो इन्फ्लेशन करोगे या 2 साल के बाद इन्फ्लेशन का चार्जेस लगाओगे, अब 110 करोड़ के ऊपर लगाओगे। ये जो उल्लू बनाते हो ना आप इंश्योरेंस कंपनी को, भारत सरकार को और खासकर पेशेंट को, पेशेंट तो मर ही रहा है ना आज की डेट के अंदर। कौन सी मेडिकल इन्फ्लेशन है भैया, हमें समझा दो। क्या कोई पर्सन कोई व्हाइट पेपर इसके ऊपर भारत सरकार पब्लिश कर सकती है? क्या किसी तरीके कोई साइंटिफिक स्टडी कर सकती है? आप प्रूव करके दिखाओ कहां से मेडिकल इन्फ्लेशन है 10%। मेडिकल इन्फ्लेशन कहां पे है? क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 नंबर के पैसे कमाए, उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किए। बड़े बड़े जो भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहर से कंपनियां की इसके अंदर शेयर लेती हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग जो पैसे लगा रहे हैं वो कर रहे हैं। गरीब आदमी कहां पे जाएगा? ठीक है, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाते जाओगे, कब तक बढ़ाते जाओगे? जब तक रिसेशन नहीं है। ऑलरेडी रिसेशन सेट इन हो चुका है। 3-4 साल के अंदर आईटी वालों की इतनी बैंड बजने वाली है, आप देखोगे। ये जो बेंगलोर आप बोल रहे हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर, नोएडा, गुड़गांव, जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पे आईटी की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट्स कर डाली, आपने इनकम इतनी बढ़ा डाली, किराए इतने बढ़ गए, ये सब अगले 3-4 साल में एआई ने इनकी अच्छी खासी, जिसे पंजाबी में बोलते हैं, इनकी मंजी ठोकेंगे अच्छे से। ठीक है ना? ये जो इतने सालों के अंदर जो सो कॉल्ड करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट है सरकार की वजह से, और आपने खुला छोड़ा हुआ है, अरे भैया हॉस्पिटल में जाकर 3 लाख के बिल की बजाय 6 लाख बना दो, कौन चेक करने वाला है? तो क्या इंडिया में आज की डेट में जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल रेगुलेटर हो? हॉस्पिटल है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के अंदर है, ऑपरेशनल प्रॉफिट, दे आर अंडर ह्यूज प्रॉफिट। तीसरा, जो पॉलिसी होल्डर वो पैसे दे रहे हैं। चौथा, एक रेगुलेटर हो गया। ये चारों चीजों को, अरे रेगुलेटर अगर अपना काम नहीं कर पा रहा तो एक और रेगुलेटर बना दो ना इनके ऊपर बिठा के। इंडियन जो आर्म सर्विसेज हैं उनको भी तो इकट्ठे करके उनके ऊपर सीडीए से बिठाया है ना, कि भी तीनों आपस में लड़ते रहते थे, अब ढंग से काम कर लो। ऑपरेशन सिंदूर में देखो कितना बड़ा काम हुआ है। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस चीज के ऊपर आपको, ये जो चीजें हो रही है ना कि भी कैशलेस बंद कर दिया, हाउ कैन यू स्टॉप कैशलेस फैसिलिटी? अरे एएचपीआई की अथॉरिटी क्या है? क्या आपको लॉ ने अलाउड किया है? आप कैसे किसी का कैशलेस का राइट बंद कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को करने के लिए? और ऊपर जो बैठे हैं सरकार के लोग हैं, इनको, तुम लोगों को अकल नहीं है बिल्कुल भी? दिखता नहीं है ये चीज क्या कर रही है? अगर आप वहां पे बैठे नौकरियां कर रहे हो, भाई ब्यूरोक्रेसी, रेटिविज्म की इतनी बुरी हालत है देश के अंदर, सरकार से कोई भी आ जाए, ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, इनको अच्छे खासे पैसे बचा दो। ये रेगुलेशन के नाम पे कुछ नहीं करते भैया। क्या रेगुलेशन कर? मेरे जैसा एक आम गली पे चलता हुआ टुच्चा इंसान, मेरे को ये समझ आ रहा है कि भैया इनको रेगुलेटर, हॉस्पिटल का रेगुलेटर क्यों नहीं बनाते? आप ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका बैलेंस शीट क्यों नहीं चेक करते? अरे कहां, कौन सा खर्चा डाल रहे हैं कहां पे? तो इन
इनको रेगुलेशन के मतलब सिर्फ एक रेगुलेटर बना दिया कि तुमने फालतू के ऐसे बकवास आईआईडी के डिसीजन आते हैं कि भी 4 साल की प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 30 साल। क्या किसी कस्टमर ने डिमांड किया था तुमसे? क्यों किया तुमने कम? उसकी वजह से 10% प्रीमियम बढ़ गया। तुमको किसने कहा था कि माइग्रेशन है, जो माइग्रेशन ये पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी का फालतू में पंगा जो डाला है तुमने, उसके अंदर तुमने क्यों नहीं कंपलसरी किया कि जब एक इंसान एक कंपनी से दूसरी में जाता है पोर्टेबिलिटी के लिए, उसका हेल्थ चेकअप मैंडेटरी कर लो। मेरे जैसा गली में चलता हुआ इंसान को इस चीज की अकल है, तुम्हें समझ नहीं आती इस चीज की? कौन सी रेगुलेटर कर रहे हो भैया तुम? मार डाला तुम लोगों ने, इस इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। आज कोई बंदा हॉस्पिटल में जा रहा है, वहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई अरे मैं 25, 30, 40, 50,000 रुपए साल के पैसे पे करता हूं, हाउ कैन यू डिनाई माई कैशलेस? कौन है ये एएचपी? कौन है एआईआईडी? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? क्या किस बेसिस के ऊपर तुम लोग ये कैशलेस बंद कर सकते हो? तुम्हें हक है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, प्रोएक्टिवली काम करो ना। 6 महीने पहले, साल 2 साल पहले हिसाब लगाओ इस चीज का। बैठो, क्या आईआईडी कोई चीज पब्लिश कर सकती है पिछले 25 साल के अंदर कि हमने ये रिसर्च की है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है? कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो? एक इंश्योरेंस कंपनी हर एक साल आज की डेट में 10% प्रीमियम बढ़ा रही है, 25% प्रीमियम बढ़ा रही है। कौन सी तुमने उसका हिसाब लगाया है? क्या तुम्हारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? ये हाल आज की डेट में। और आई एम टेलिंग यू, 3 साल के अंदर ये इंडस्ट्री अगर इसी पैटर्न पे चलती है बर्बाद हो जाएगी। इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं भर पाओगे भैया, इस चीज को समझ लो। अगर इसी पैटर्न पे चलते हो, जितने भी लोग आज की डेट में 40 साल के आसपास की उम्र है, जब तुम ओल्ड एज में जाओगे तुम्हारा इंश्योरेंस का प्रीमियम 5 लाख रुपए होगा। कहां से भरोगे भैया? इस चीज को समझो, जागो थोड़ा सा। मेरे को अच्छी पॉलिसी लेनी है, ये स्कीम चाहिए, वो स्कीम चाहिए, जेब में थोड़ा पैसा आ गया तो नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। दुनिया जान की चीजें होती है। तो मालूम है कि भाई ये चीजें ग्राउंड लेवल के ऊपर, अरे किसी पर्सन की पोर्टेबिलिटी की, माइग्रेशन की, उसके अंदर तुम लोगों ने एक रूल बना दिया, चाहे उसको तुमने मॉरिटोरियम दे दिया, पोर्टेबल दे दिया, अगर उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया, कोई कस्टमर केयर बनाया तुमने? 100 लोगों का एक कस्टमर केयर बना दो। एक बंदा मर रहा है वहां पे, उसका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, क्या उसके पास कोई ताकत है? भारत सरकार ने दी है कोई ताकत? एक टोल फ्री नंबर दे दो कि भैया मेरे को तंग कर रही है इंश्योरेंस कंपनी है। क्यों नहीं करते? जीएसटी तो ले रहे हैं इतना भर भर के, आईआरडी के लोग बैठे हैं आराम से मौज कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां करोड़ों के बेनिफिट में है। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो मुंह के ऊपर बोलूंगा, मैक्सिमम जो पॉलिसी होल्डर है निहायत ही बेवकूफ है। अपने तुम लोग जागते ही हैं इस चीज के लिए। अरे चैनल सब्सक्राइब करना करो, नहीं तो नहीं करो भैया। मैं तो साफ बोलता हूँ इस चीज को। ये किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे नहीं बना रहे, अपने मन की बढ़ास है। क्यों? मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को इंडस्ट्री बर्बाद होती दिख रही है। और तुम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भर रहे हो 3-4 साल में भर ही नहीं पाओगे, बंद करोगे। अगर इसी तरीके से चलता गया, गारंटी से बोलता हूँ 30% लोग अगले 5 साल के अंदर पॉलिसी बंद करोगे, पे ही नहीं कर पाओगे भाई। क्वेश्चन नहीं, जब तक कोई इंसान क्वेश्चन नहीं करेगा, मतलब वही है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। समझो इस चीज को, समझो। इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लो, किसी ना किसी बंदे से बात करो भैया, सोशल मीडिया पे डालो, लिंक्डइन पे डालो। कौन है कुछ कर रहे हैं? बैठे हैं आपने फेसबुक के करे हैं ना, अपने को देश का कोई लेन देना, ना अपने को अपने धर्म का कोई लेन देना। दिस इज द स्टेट। इस टाइम जो इंडिया की जो स्टेट है, 2-2 करोड़ रुपए के वहां पे गुड़गांव में तुम्हें फ्लैट मिल जाएंगे। 2 करोड़ का बंदा एक नंबर की इनकम वाला जिंदगी में नहीं ले सकता। ले लो वहां पे पानी के अंदर घूमो, अभी किश्ती में घूमो वहां पे गोल्फ कोर्स रोड के अंदर। ये होना है। ये जो आज पानी आया ना वहां पे, जो आपको दिल्ली में दिख रहा है पानी यहाँ पे आ रहा है, ये तुम लोगों की ग्रीड है। सही टाइम के ऊपर पैसा कमा लो, पैसा साथ लेके जाओ। सब लोगों ने बताना मेरे को वो बंदा जो साथ में पैसा भी साथ लेके जाएगा। पैसा 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 करते रहते हो, और ऐसे जो ये जिस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है वहां पे काम नहीं करते। और जब ये इंश्योरेंस की पॉलिसी बंद करोगे ना, तब बात याद आए। ठीक है, चलिए। अपने मन, मैंने अपना एक पक्ष रखने की कोशिश की। किसी का मन करे वीडियो लाइक करो, किसी को नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो भैया, मोस्ट वेलकम। मन करे चैनल को सब्सक्राइब करो, मन करता मत करो। चैनल इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है ये इन्फ्लुएंसर्स ने, ये रेगुलेटर्स ने, और ये अब एएचपीआई गरीब बंदे का 20,000 हॉस्पिटल को बंद करने के चक्कर में। तुम्हें हक किसने दिया भैया? करो, देश के साथ ऐसे ही होगा। चलिए जी।